नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम वंशावती के आणविक आधार पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये विषय उस ब्लूप्रिंट के बारे में है जो हमें बनाता है, मतलब हमारा डीएनए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। डीएनए आखिर है क्या? इसे जीवन की किताब तो कहते हैं, पर इस किताब में लिखा क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और जीवन की किताब कहना इसे बिल्कुल सही है। और मजे की बात यह है कि इस किताब की भाषा में सिर्फ 4 ही अक्षर हैं। ए, टी, सी और जी। सिर्फ 4? हाँ, सिर्फ 4। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। बस इन्हीं 4 अक्षरों को अलग अलग क्रम में लिखकर प्रकृति ने हर जीव की कहानी लिखी है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। तो फिर इसकी जो डबल हेलिक्स संरचना है, जिसे हम एक घुमावदार सीढ़ी की तरह देखते हैं, वो क्या है? बिल्कुल, आप एक घुमावदार सीढ़ी की कल्पना कीजिए। उसकी जो 2 लंबी रेलिंग हैं, वो एक तरह से शर्करा और फॉस्फेट की बनी रीढ़ हैं, और जो सीढ़ी के डंडे हैं, वो इन्हीं 4 अक्षरों यानी नाइट्रोजनी क्षारों की जोड़ियों से बनते हैं। अच्छा, तो इन डंडों को बनाने का भी कोई नियम है, या कोई भी अक्षर किसी के भी साथ जुड़ सकता है? नहीं नहीं, यहाँ एक बहुत ही सख्त और बहुत सुंदर नियम काम करता है। ए हमेशा टी के साथ ही जोड़ी बनाएगा और इन दोनों के बीच होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी हमेशा जी के साथ। इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ओ, तो जीसी वाली जोड़ी ज्यादा मजबूत हुई। हाँ बिल्कुल, और यही जो खास जोड़ी है, इसी ने वॉटसन और क्रिक को उनका डबल हेलिक्स मॉडल बनाने में मदद की थी। मतलब प्रकृति ने सिर्फ 2 तरह की जोड़ियों ए टी और जी सी से पूरी किताब लिख दी। कमाल है। लेकिन ये किताब तो बहुत लंबी होगी। मतलब एक छोटी सी कोशिका के अंदर ये सब समाता कैसे है? यहीं पर कुदरत की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल देखने को मिलता है। अगर डीएनए के धागे को हम खोलें, तो वो लगभग 2 मीटर लंबा हो सकता है। 2 मीटर? हाँ, और उसे एक कोशिका के केंद्रक में पैक होना होता है, जो एक सुई की नोक से भी बहुत छोटा है। ये कैसे संभव है? ये होता है डीएनए पैकेजिंग के जरिए। आप सोचिए, आपके पास एक बहुत लंबा धागा है। आप उसे कन जगह में रखने के लिए क्या करेंगी? उसे किसी चीज पर लपेट दूंगी, किसी चरखी पर शायद। बिल्कुल, कोशिका भी ठीक यही करती है। यहाँ पर हिस्टोन नाम के प्रोटीन उन चरखी या स्पूल का काम करते हैं। डीएनए जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इन पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर कस के लिपट जाता है। तो ये जो लिपटी हुई एक यूनिट बनती है, उसे कुछ कहते हैं? हाँ, डीएनए और हिस्टोन की इस एक इकाई को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक जुड़ते हैं, तो वो संरचना धागे पर मोतियों जैसी दिखती है। बीट जॉन स्ट्रिंग, है ना? सही। फिर ये संरचना और भी कसकर पैक होती है और फोल्ड होती है, जब तक कि वो क्रोमोसोम का आकार न ले ले। इसमें भी 2 तरह की पैकेजिंग होती है। एक यूक्रोमैटिन, जो ढीली होती है और सक्रिय रहती है, और दूसरी हेट्रोक्रोमैटिन, जो बहुत कसकर पैक होती है और निष्क्रिय रहती है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। मैंने सुना है कि पहले तो प्रोटीन को हीरो माना जाता था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पूरी कहानी एक वैज्ञानिक जासूसी कहानी की तरह है। पहला बड़ा सुराग 1928 में ग्रिफिथ के प्रयोग से मिला। उन्होंने देखा कि गर्मी से मारे गए घातक बैक्टीरिया से कोई रहस्यमयी चीज निकलकर जिंदा सामान्य बैक्टीरिया में चली गई। और उन्हें भी घातक बना दिया? हाँ, और चूहे मर गए। उन्होंने इसे रूपांतरण सिद्धांत कहा, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो चीज क्या थी। तो फिर असली मुजरिम मतलब डीएनए कैसे पकड़ा गया? असली और पक्का सबूत मिला 1952 में हर्शे और चेस के शानदार प्रयोग से। उन्होंने एक वायरस बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि वायरस के प्रोटीन कोट पर एक रेडियोधर्मी टैग लगा दिया, S35, और उसके डीएनए पर दूसरा रेडियोधर्मी टैग P32 लगा दिया। और फिर उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा टैग गया। एकदम सही। उन्होंने पाया कि वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ अपना डीएनए भेजा, जिस पर P32 वाला टैग था। प्रोटीन का खोल बाहर ही रह गया। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि डीएनए ही वो अणु है जो आनुवंशिक जानकारी को आगे ले जाता है, प्रोटीन नहीं। तो अब ये साबित हो गया कि डीएनए ही ब्लूप्रिंट है। पर अगला सवाल ये है कि जब कोशिका बढ़ती है, तो इस ब्लूप्रिंट की एकदम सटीक कॉपी कैसे बनती है? इस प्रक्रिया को कहते हैं डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन, और ये अर्धसंरक्षी तरीके से होती है। अर्धसंरक्षी? हाँ, मतलब सेमी कंजर्वेटिव,
इसका मतलब है कि जब डीएनए की सीढ़ी खुलती है तो उसके दोनों पुराने स्ट्रैंड एक सांचे की तरह काम करते हैं, और जब कॉपी बन जाती है तो हर नए डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक एकदम नया। ये प्रकृति का एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल का तरीका है। इस कॉपी मशीन को चलाता कौन है? कोई खास एंजाइम होगा? हाँ, इसका मुख्य खिलाड़ी है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेच है। ये एंजाइम सिर्फ एक ही दिशा में काम कर सकता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में। तो एक स्ट्रैंड, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, उस पर तो ये बिना रुके लगातार कॉपी बनाता चला जाता है। 1 मिनट, ये तो अजीब है। अगर एंजाइम सिर्फ एक ही दिशा में चल सकता है, तो फिर दूसरे स्ट्रैंड की कॉपी कैसे बनेगी? वो तो उल्टी दिशा में है। बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल, दूसरा स्ट्रैंड, जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वो उल्टी दिशा वाली सड़क है। तो एंजाइम क्या करता है, वो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाता है। थोड़ा आगे जाता है, रुकता है, फिर पीछे से शुरू करता है। इन छोटे छोटे हिस्सों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। हाँ, और बाद में डीएनए लाइगेज नाम का एक दूसरा एंजाइम आकर इन सभी टुकड़ों को गोंद की तरह जोड़ देता है। कमाल है। तो अब हमारे पास जानकारी की कॉपी भी तैयार है। लेकिन कोशिका इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करती है? डीएनए तो केंद्रक में बंद रहता है। यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। आप डीएनए को आर्किटेक्ट का मास्टर ब्लूप्रिंट समझिए, जो ऑफिस की तिजोरी में बंद है। ठीक है। आप उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर तो नहीं ले जा सकते, तो आप क्या करेंगी? आप उसकी एक फोटोकॉपी या वर्किंग कॉपी बनाएंगी। आरएनए वही कामकाजी कॉपी है। तो ये कॉपी बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है? आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आता है और डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करके उसकी कॉपी बनाता है। बस एक छोटा सा फर्क होता है। क्या? आरएनए की भाषा में थाइमीन यानी टी अक्षर नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल यू होता है। तो जहां डीएनए में ए के सामने टी लगता, आरएनए में ए के सामने यू लगता है। तो ये जो आरएनए कॉपी बनी, क्या वो सीधे प्रोटीन बनाने के लिए तैयार हो जाती है? बैक्टीरिया जैसी सरल कोशिकाओं में तो हाँ, लेकिन हमारी जैसी जटिल कोशिकाओं में नहीं। यहां पर बने शुरुआती आरएनए को आप एक रफ ड्राफ्ट समझिए। भेजने से पहले उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है। एडिटिंग? आरएनए की एडिटिंग मतलब? हाँ, 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, स्प्लाइसिंग। इसमें से फालतू की जानकारी, जिन्हें इंड्रॉन्स कहते हैं, उन्हें काट कर हटा दिया जाता है। ओह। और सिर्फ काम की जानकारी यानी एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। फिर होती है कैपिंग, मतलब इसके 5 प्राइम सिरे पर एक खास तरह की टोपी पहनाई जाती है। और आखिर में टेलिंग, मतलब 3 प्राइम सिरे पर एक लंबी पॉली एपूस जोड़ी जाती है। ये सब इसे सुरक्षित रखते हैं। तो अब हमारे पास एक फाइनल एडिट किया हुआ संदेश यानी एमआरएनए है। कोशिका इस संदेश को पढ़ती कैसे है? क्या इसकी कोई कोड बुक है? बिल्कुल है। और ये जीवन की सबसे शानदार चीजों में से एक है, आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड। ये एक यूनिवर्सल डिक्शनरी की तरह है। इसकी खासियत ये है कि ये ट्रिपलेट है, मतलब कोशिका 3-3 अक्षरों के समूह में संदेश को पढ़ती है। 3-3 अक्षर? हाँ, जैसे AUG या GGC। हर 3 अक्षर के इस समूह को कोडॉन कहते हैं, और हर कोडॉन का मतलब एक खास अमीनो एसिड होता है। और आपने कहा कि ये डिक्शनरी यूनिवर्सल है, मतलब हर जीव में एक जैसी? हाँ, लगभग हर जीव में, एक बैक्टीरिया से लेकर एक इंसान तक में AUG का मतलब मिथ्योनिन ही होगा। ये जीवन की सार्वभौमिक भाषा है ना? इसमें एक स्टार्ट सिग्नल AUG होता है और 3 स्टॉप सिग्नल UAA, UAG, UGA होते हैं, जो बताते हैं कि प्रोटीन कहाँ से बनाना शुरू करना है और कहाँ खत्म। तो अब हमारे पास संदेश है mRNA, और उसे पढ़ने के लिए कोड बुक भी है। लेकिन कोई ट्रांसलेटर भी तो चाहिए होगा। सही पकड़ा। यहीं पर कहानी में एक नया किरदार आता है, tRNA या ट्रांसफर आरएनए। ये एक बहुत ही कुशल ट्रांसलेटर और डिलीवरी वर्कर है। इसका एक सिरा mRNA पर लिखे कोडॉन को पढ़ता है और दूसरा सिरा उस कोडॉन के हिसाब से सही अमीनो एसिड को पकड़कर लाता है। और ये पूरी प्रक्रिया होती कहाँ पर है? ये सब होता है कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री में, यानी राइबोसोम में। mRNA एक कन्वेयर बेल्ट की तरह राइबोसोम से गुजरता है। tRNA एक-एक करके सही अमीनो एसिड लाते जाते हैं और राइबोसोम उन्हें जोड़कर प्रोटीन की एक लंबी चेन बना देता है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। और जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है, प्रक्रिया रुक जाती है और नया प्रोटीन बनकर तैयार हो जाता है।
ये तो एक बहुत ही सटीक मशीनरी लगती है। हम्म, पर क्या ये फैक्ट्री हर समय चलती रहती है? क्या हर जीन हर समय प्रोटीन बनाता है? ये तो ऊर्जा की बहुत बर्बादी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिकाएं बहुत किफायती होती हैं। वो जीन को कब चालू करना है और कब बंद, इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण बैक्टीरिया में लैक ओपेरॉन है। लैक ओपेरॉन, ये क्या है? ये एक स्मार्ट स्विच की तरह काम करता है। जब बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज नहीं होता, तो एक रिप्रेसर प्रोटीन आकर जीन के स्विच यानी ऑपरेटर पर बैठ जाता है। ये रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो स्विच ऑफ हो जाता है? बिल्कुल, स्विच ऑफ रहता है और लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं बनते। ऊर्जा बच जाती है। और जब लैक्टोज होता है तब लैक्टोज खुद एक प्रेरक का काम करता है। वो जाकर सीधे उस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है और उसे रास्ते से हटा देता है। जैसे ही रास्ता साफ होता है, आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है, स्विच ऑन हो जाता है और एंजाइम बनने लगते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को समझने से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? क्या हम पूरी जीवन की किताब को पढ़ पाए हैं? हम उसके बहुत करीब आ गए हैं, मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए। ये विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक थी। इसका लक्ष्य था हमारे डीएनए में मौजूद हर एक जीन का पता लगाना और पूरे 3 अरब बेस पेयर के क्रम को पढ़ना। और इससे कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली? हाँ, कई। जैसे कि हम सभी मनुष्यों के बीच सिर्फ 0.1% का आनुवांशिक अंतर है। हमारी पूरी विविधता बस उसी छोटे से हिस्से में है। सिर्फ 0.1%? हाँ, और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि हमारे विशाल डीएनए का केवल 2% से भी कम हिस्सा सीधे प्रोटीन बनाने के निर्देश देता है। 0.1% के अंतर का इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है ना? बिल्कुल। हमारे डीएनए में कुछ हिस्से होते हैं जहां एक छोटा सा कोड बार बार दोहराया जाता है। इन दोहरावों की संख्या हर इंसान में अलग होती है और यही हमारी अनूठी पहचान है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इन्हीं पैटर्न की तुलना करते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल अपराध विज्ञान में इतनी सटीकता से होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या होगा? सूचना का प्रवाह कैसे होता है? इसका सार जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा में है। सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पहला, प्रतिकृति, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। दूसरा, अनुलेखन, डीएनए से आरएनए का संदेश बनता है। और तीसरा, स्थानांतरण, आरएनए के संदेश को पढ़कर प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यही जीवन का आधार है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, डीएनए केवल एक अणु नहीं है, ये जीवन की वो भाषा है जो ये निर्धारित करती है कि हम कौन हैं। ये सब वाकई आकर्षक है और एक बड़ा सवाल भी मन में छोड़ जाता है। और वो सवाल ये है कि अगर 99.9% डीएनए सब में समान है, तो वो छोटा सा 0.1% का अंतर हमारी इतनी सारी विभिन्नताओं के लिए कैसे जिम्मेदार है? और वो बाकी का 98% डीएनए, जिसे कभी-कभी जंक डीएनए भी कहा जाता था, अगर वो प्रोटीन नहीं बनाता, तो उसका असली काम क्या है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है। विज्ञान अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और यही बात इसे इतना रोमांचक बनाती है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।